नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा है और सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह देवी पाटन मंदिर में वो पहुंचे, यहां पे पूजा अर्चना उन्होंने की और अब से कुछ देर बाद अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरे का दूसरा दिन और आज भी कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। लगातार वो प्रदेश के अलग अलग वो जिले जो बाढ़ से प्रभावित हुए वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें ये आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आपके साथ है। उनकी मदद कैसे की जाए, मुआवजा कैसे दिया जाए, इस बात का भी आंकलन किया जा रहा है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। आज सुबह की ये तस्वीर जब वो देवी पाटन मंदिर में पहुंचे और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और आज कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो बलरामपुर दौरे का दूसरा दिन और आज सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहेगा? जी, जैसे कि आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है। आज वो सुबह उठकर पूजा अर्चना की, गायों को चारा खिलाया और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मंदिर परिसर में एक भंडारे का आयोजन है जिसमें भी वो शामिल होंगे और वो रुद्राभिषेक भी करेंगे और फिर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं और बाढ़ से जो लोग परेशान हैं उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। ठीक है अश्विनी, मुख्यमंत्री लगातार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वो लोग जो जिनको नुकसान हुआ है उनके बीच जाके वो संदेश दे रहे हैं, ये बताने का ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, मुख्यमंत्री खुद आपके साथ है। अश्विनी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ, बोले। बिल्कुल तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं लगातार। निश्चित तौर पे इससे पहले भी देखा गया कि कासगंज और शाहजहांपुर अब फरक्काबाद दौरे पर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब बलरामपुर दौरे पहुंचेंगे, वहां पर वास्तविक स्थिति जानेंगे क्योंकि बलरामपुर का तमाम जो क्षेत्र है वो इसमें बाढ़ प्रभावित हो। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जाकर के स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 महीने पहले ही कहा था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर कर लिया जाए। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी उनकी जिम्मेदारी होगी कि अगर बाढ़ जैसी बनती है और वहां पर कोई समस्या खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर पहले तैयारी कर लें जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। लोगों को रहने के लिए कहा गया था कि उनके लिए व्यवस्था की जाए, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पशु हैं उनके चारे के, उनके सुरक्षित व्यवस्था की जाए। निश्चित तौर पर अब उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे थे, आज फिर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सुबह उन्होंने देवी पाटन मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद रुद्राभिषेक है वहाँ उसमें शिरकत कर सकते हैं। साथ ही साथ आज जो है अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जिले में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, साथ ही साथ आज जिले में जो विकास की योजनाएं लाई गई थी वो कहां तक पहुंची क्योंकि 2024 से पहले तमाम जिलों में जो परियोजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही। ठीक है सौरभ, आज अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सबसे पहले देवी पाटन मंदिर पहुंचे और पूजा की तस्वीरें तमाम हमने दिखाई अपने दर्शकों को। अभी आगे किस तरह का शेड्यूल है, कौन कौन सा कार्यक्रम, क्या वक्त उसका निर्धारित है? देखिए, जो उनका वक्त है वो अभी उनका कुछ वक्त निर्धारित नहीं है क्योंकि जो लेटर आया था उसमें साफ है कि सीएम की सुविधा अनुसार आगे का पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उनका कुछ भी सूचना अधिकारी ने जो बताया है, उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वो रुद्राभिषेक करेंगे और समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं। थारू जनजाति के जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, बच्चे हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद फिर गोरखपुर के लिए भी रवाना हो सकते हैं। और देखिए, जो बलरामपुर जनपद है वो उनका दूसरा गृह जनपद माना जाता है, उनका खास लगाव रहा है बलरामपुर से। वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उनका लगातार आवाजाही लगा रहता था बलरामपुर से।
और इसलिए वो कोई भी योजना है उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और अधिकारियों से पूछताछ करते हैं। सौरभ, बलरामपुर जब भी मुख्यमंत्री आए हैं तो वहां की जनता को जरूर कोई ना कोई सौगात दी है। क्या आज भी उम्मीद है कि कोई बड़ी सौगात यहाँ पे मिलेगी? जी, जरूर मिल सकती है। लोग बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है वो बलरामपुर उसकी जो सौगात है वो बलरामपुर को दे सकते हैं आज। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ और अश्विनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा और उनके दौरे का ये दूसरा दिन है और आज कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। सबसे पहले वो देवी पाटन मंदिर पहुंचे थे, यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो बाढ़ प्रभावित है वहां का जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। बलरामपुर दौरे पे हैं इन दिनों वो और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। उधर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज झांसी दौरा है और दोपहर लगभग 1:30 बजे झांसी के गरोठा पहुंचेंगे स्वतंत्र देव सिंह और यहां पे अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का वो उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह जनसभा को भी संबोधित करेंगे और गरोठा के भदरवारा के नर्मदेश्वर मंदिर में वो यहां भी पहुंचेंगे और झांसी के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जल संसाधन के संबंध में अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। और राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, स्वतंत्र देव सिंह का आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि आज जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह वो झांसी दौरे पर रह रहे हैं और लगभग 1:30 बजे गरोठा पहुंचेंगे, जहां अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके उपरांत गरोठा के भदरवारा के नर्मदेश्वर मंदिर में जो भंडारा कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी वह पहुंचेंगे और शामिल होंगे। इसके बाद बगीरा के पारिशा के मध्य पड़ने वाली विभागीय योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके उपरांत वह झांसी के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां विभागीय अधिकारियों के साथ सिंचाई और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और जनसंसाधन के जो भी संबंध में जो भी कमियां हैं और जो भी अधिकारी हैं उनसे पूरा जायजा लेंगे और उनके साथ एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और इसके बाद लगभग शाम के 5:30 बजे वह कार से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। तो स्वतंत्र देव सिंह का झांसी दौरा है और कई कार्यक्रमों में वो यहाँ पे शामिल होंगे। और विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक आज है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अहम बैठक है और मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में यह बैठक होगी। बैठक को लेकर कई बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं और यहां पे 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी, टारगेट सेट किए जाएंगे, हो सकता है लोगो भी जारी कर दिया जाए। आगे इस गठबंधन की रूपरेखा और रणनीति क्या रहेगी, इस पे बात की जाएगी। तो चूंकि विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है और गठबंधन की आज ये तीसरी बैठक, 2 बैठकें इससे पहले पटना और बेंगलोर में हो चुकी है। फरियल इस पे ज्यादा जानकारी देंगी। फरियल, इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसको लेके किस तरह की तैयारियां और कौन कौन से दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं? जी, अगर आप देखोगे तो मुंबई में ये तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की हो रही है। अगर हम बात करें कौन से अहम नेता, तो ममता बनर्जी, लालू प्रसाद हो जाए, जितने भी फिर तेजस्वी यादव हो जाए, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े बड़े जो अहम नेता इंडिया अलायंस में है वो सारे लोग कल ही पहुंच गए थे। और आज अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा भी कल पहुंच गए थे और जितने अहम नेता हैं वो आज पहुंचने वाले हैं। आज शाम 6 बजे से जो है वो कार्यक्रम ग्रैंड हयात में शुरू होने वाला है और 6 बजे से स्वागत जो है इन सारे नेताओं का मुंबई ग्रैंड हयात होटल में किया जाएगा। उसके बाद लगातार 2 घंटे इनकी बैठक चलेगी। उसके बाद में रात में आज जो है वो उद्धव ठाकरे की मेजबानी में का भी कल जो है वो लोगों के सामने उसे रिवील किया जाएगा। उसके बाद में दोपहर में जो है लगातार 1:30 से 3 बजे के बीच में जो है कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और मुंबई कांग्रेस कमेटी की ओर से लंच रखा गया है। तो इंडिया अलायंस के जितने भी विपक्षी दल है वो सारे लोग इस लंच में जो है भाग लेंगे और उसके बाद जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहाँ पर जो भी चर्चा है ये लोग बैठक में होने वाली है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो जाए, चाहे वो कहा जा रहा है कि रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी भी बनाने वाले हैं और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल देश को है कि कौन सा अहम चेहरा विपक्षी दल को आगे लेते हुए लेकर जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा होनी है।
तो देखना ये होगा कि क्या वो एक चेहरा भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इंडिया अलायंस जो है देश के सामने रखता है या नहीं। तो आज सुबह से ही जो है वो लगातार जितने भी अहम नेता विपक्षी दल के हैं उनका ग्रैंड होटल हयात में आना शुरू हो गया है, लेकिन जो कार्यक्रम जो बैठक है वो शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। स्वागत सेरेमनी से जो है शुरुआत होगी, उसके बाद बैठक होगी और फिर आज का जो है वो डिनर के उद्धव ठाकरे के मेजबानी में जो डिनर रखा गया है उसके बाद जो है आज का जो बैठक है वो पूरी तरीके से खत्म होगी और फिर कल से एक नए सिरे से वापस से ये बैठक की शुरुआत इंडिया अलायंस की मुंबई में होगी। बहुत शुक्रिया फरियल इस जानकारी के लिए। आप नजर इस बैठक पर बनाए रखिएगा, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन की बैठक को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के विधायक और युवा नेता पवार जी। सबसे पहले रोहित पवार, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो इंडिया की बैठक होने वाली है, आज महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, किस तौर से तैयारी की जा रही है ताकि ये बैठक जो है वो ऐतिहासिक हो? एक तो तैयारी ऑलरेडी हो गई है। अगर आप देखें तो हमारा फोकस मीटिंग पे होता है, हमारा फोकस चर्चा पे होता है, हमारा फोकस इवेंट पे नहीं होता है। भाजपा का जो फोकस होता है वो इवेंट पे होता है, इसलिए हम तो इवेंट नहीं कर रहे। बहुत सिंपल बैठक है, सिर्फ बहुत सारे पार्टियों के प्रमुख यहाँ पे आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक नेता के मतलब जो महाविकास आघाड़ी के, उनकी तरफ से नियोजन अच्छा हो, बस उसी पे हम सबका फोकस है। जिस तरीके से 26 से 28 पार्टी हुई और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होगा आने वाले वक्त में और भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं, बहुत सारे पार्टीज है जो इंटरेस्टेड है इंडिया में, जो गठबंधन है उसमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आप देखें तो वंचित बहुजन अघाड़ी जो महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उनका भी इंटरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर साहब कंटिन्यूसली यही कह रहे हैं कि भाजपा ये संविधान के खिलाफ पार्टी है। लेकिन जब वंचित अकेले खड़ा रहती है तब जो इंडिया के घटक पक्ष है उनके ही जो मत है, वोट्स है, वो डिवाइड कर लेते हैं। अभी अंबेडकर साहब को, प्रकाश अंबेडकर साहब को वो कहाँ पे तो भी पता चला है और शायद उनके मन में है, इसीलिए उनका कहना है कि हमको इंडिया में आना है। भाजपा के खिलाफ जो संविधान को तोड़ रहा है या संविधान बदलने का बात कर रहा है, उनके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी अच्छा काम करेगी। लेकिन इंडिया में अगर वो रहेंगे तो जो वोट खाती है उसका फ़ायदा जो बीजेपी को होता है वो नहीं होगा, वो शायद उनको पता चला है, इसलिए वो भी चाहते हैं इंडिया में हम आए। ये थे हमारे साथ एनसीपी के विधायक और युवा नेता रोहित पवार जी, जिन्होंने बताया है कि लोग जो है वो इंडिया के साथ रहेंगे। लोग जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके का खेल कर रही है, लोगों की आंख खुल गई है और आने वाले वक्त में जो है लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। और उत्तर प्रदेश में बारिश से 50,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो टूटी हैं। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 236 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आज से पूरे प्रदेश में शुरू होगा यह अभियान। लोक निर्माण विभाग की 50,000 जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और काम शुरू करने के लिए इंजीनियरों को आदेश जारी कर दिया गया है। बाकायदा इसको लेकर फंड भी जारी हो चुका है। लोक निर्माण विभाग की करीब 50,000 ऐसी सड़कें हैं जो बारिश के बाद जहां पे गड्ढे हो गए, लोगों को उसके चलते कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं और अब उन गड्ढों को भरने की मुहिम शुरू हो रही है। और बिजली चोरी करने वालों पर योगी सरकार अब सख्ती बरत रही है। कम लोड का कनेक्शन लेकर अधिक बिजली उपयोग करने वालों का ऑन द स्पॉट लोड बढ़ाया जाएगा और बिजली चेकिंग के दौरान लोड अधिक पाए जाने पे प्रवर्तन टीम तत्काल बढ़ा सकेगी लोड और ऑन द स्पॉट फॉर्म भरवा के नियमानुसार विद्युत उपभोक्ता का लोड बढ़ाया जाएगा और बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों को कनेक्शन देने पर भी विचार किया जा रहा है। तो बिजली चोरी को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज मऊ दौरा है और घोसी उपचुनाव को लेकर वो प्रचार करेंगे।
तो चीनी मिल मैदान घोसी में कार्यक्रम होगा और कोपागंज बापू इंटर कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के लिए वो वोट की अपील करेंगे। घोसी का चुनाव पूर्वांचल की दशा और दिशा तय करेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं और साधने की कोशिश कर रहे हैं कि घोसी से जीतकर कैसे 2024 के लिए यह संदेश दिया जाए कि पूर्वांचल में किसकी बयार है। तो घोसी उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का यह अहम दौरा, यहां वो पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहां पे कई सभाएं कर चुके हैं, लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी के भी दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और अभी 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। तो घोसी का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों के दिग्गज यहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है। ये वही सीट है जब पिछली दफा दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पे यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ दिन पहले पार्टी को छोड़ा, पाला बदल लिया, बीजेपी में गए। अब बीजेपी ने उनको इसी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां थाना विस्तार पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इनके पास से असला, गाड़ी समेत काफी सामान बरामद हुआ है और इनके साथी जो हैं अब उनकी तलाश की जा रही है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। पिछले कई दिनों में कई मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है और यहां 3 बदमाशों को शिकंजे में लिया गया। अब इनसे पूछताछ करके इनके साथियों को भी पकड़ा जाएगा और पिछली कई ऐसी वारदातें जो अनसुलझी थी उन्हें सुलझा लिया जाएगा। तो अपराधियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में 3 बदमाशों को शिकंजे में लिया, इन पे कई मुकदमे दर्ज हैं और इनके अब साथियों की तलाश की जा रही है। और बुलंदशहर में कुख्यात बदमाश अजमत पर एक्शन जारी है और इसके घर को कुर्क करने की तैयारी की गई है। 19 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव चिरचिटा का निवासी है यह अपराधी, जिसका नाम अजमत है और लाउडस्पीकर से कोर्ट के आदेश से लोगों को अवगत कराया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान सीओ समेत भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडाईशुदा सपा सांसद एसटी हसन के रिश्तेदार है और हंगामे के कारण काफी देर अफरा तफरी यहां पे रही। एक पुलिया के निर्माण के दौरान विवाद हुआ और फिर विवाद यहां पे बढ़ता चला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।